मालती और उसका परिवार संजय कॉलोनी की एक 8x8 फुट की झुग्गी में जबरदस्ती रहा करते थे। मालती से बड़ी और 2 बहनें थीं, जिनकी शादी पिछले 2 सालों में हो चुकी थी। अब उस पैर पसारने भर की झुग्गी में 3 लोग रह रहे थे, मालती और उसके माता पिता। मालती के पिता का भेलपुरी का ठेला था, जिसके सहारे उनकी गुजर बसर हो जाती थी। कॉलोनी की हर औरत 4 पैसे फालतू कमाने के लिए झुग्गियों से निकलकर बाहर पॉश इलाकों में अमीर लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम कर लिया करती थी, पर मालती की मां ने पिछले कुछ सालों से बाहर काम पर जाना छोड़ दिया था। 17 साल की मालती के अंदर भी अब जवानी के रंगरूप दिखाई देने लगे थे। उसके शरीर की बनावट में भी काफी फर्क आने लगा था। मालती नगर निगम के एक सरकारी स्कूल के पढ़ती थी, जो उसकी झुग्गी से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर था। उसकी कॉलोनी की बाकी लड़कियां भी उसी स्कूल में जाती थीं। मालती और उसकी सहेलियां स्कूल से घर आते समय रास्ते में खूब मस्ती किया करती। कभी किसी राह चलते लड़के को छेड़ दिया या किसी इमली वाले से उधार में इमली लेकर खा ली। एक दिन स्कूल के बाहर जब मालती ने अपने ही पड़ोस की झुग्गी में नए रहने आए रघु को देखा, तो वह चौंक गई। रघु अभी कुछ दिन पहले ही मालती के सामने वाली झुग्गी पर अपने मामा चरण दास के यहाँ आया था। उसका मामा भाड़े का टेम्पो चलाता था और रघु के पास उसका अपना ई रिक्शा था। रघु जवान था, 22 साल का रहा होगा, कंधे चौड़े, सीना बाहर, रंग साफ, लंबाई भी कुछ 5.5 फुट, पर अनपढ़। सयानी मालती हमेशा रघु से बात करने के मौके तलाशती, पर माँ के रहते ऐसा करना मुश्किल था। पर आज मालती अपनी सारी सहेलियों के साथ उसके ई रिक्शा को आगे से घेर कर खड़ी हो गई, मानो उस रघु का अब सब कुछ छीनने वाला हो। पर उन लोगों ने तो सिर्फ मुफ्त में सवारी करने के लिए रघु के ई रिक्शा को रोका था। मालती ने फटाफट सबको पीछे वाली सीट पर बैठा दिया। जो कोई बचा, उसे एक दूसरे की गोद में और खुद सारी सीटें भर जाने के बहाने से रघु के साथ वाली सीट पर जा बैठी। बेचारे रघु ने अभी कुछ ही दिनों पहले ई रिक्शा चलाना शुरू किया था। उसके साथ वाली सीट पर अभी तक कोई लेडीज सवारी नहीं बैठी थी। रघु थोड़ा हिचकिचाया, पर भला अपने पड़ोस की लड़की को घर छोड़ने से वह कैसे मना कर सकता था। मालती अपना बस्ता गोद में लिए उसके साथ वाली सीट पर जा बैठी। मालती के बदन की छुअन से रघु थोड़ा घबराया। मालती ने रघु से पूछा, आज स्कूल के बाहर से कैसे? जी, वो मैं घर जा रहा था, तो सोचा कि खाली रिक्शा ले जाने से अच्छा क्यों न जाते जाते थोड़ी और सवारी बैठा लूं। आखिर हमारी मंजिल भी तो एक ही है, रघु ने बताया। पर मैंने तो आपका नुकसान करवा दिया, मालती ने भोली सूरत बनाकर रघु से कहा। वह कैसे? रघु ने मालती से हैरानी से पूछा। अरे, इन्हें लगा कि आप पड़ोसी हैं तो पैसे नहीं लेंगे, मालती ने पीछे बैठी अपनी सहेलियों की ओर इशारा करते हुए बताया। लड़कियों ने अपनी मर्जी से ही रघु के ई रिक्शा का रेडियो चालू कर लिया था, जिसकी वजह से मालती और रघु की आवाज उन तक नहीं पहुंच रही थी। तो क्या गलत सोचा इन्होंने? मैं वैसे भी आप लोगों से पैसे नहीं लेता, पड़ोसी धर्म निभाते हुए कहा। घर पहुंचकर रघु उस दिन सिर्फ मालती के बारे में ही सोचता रहा। अगले दिन फिर रघु ने जब स्कूल से निकलते वक्त सामने रघु को ई रिक्शा पर देखा तो मालती खिल उठी। आज रघु ने जानबूझकर अपने साथ वाली सीट मालती के लिए बचा कर रखी थी। मालती ने अपनी सहेलियों से कहा, तुम लोग जाओ, आज मुझे जल्दी जाना है, मैं ई रिक्शा से चली जाऊंगी। मालती आज फिर बस्ता अपनी गोद में रखकर रघु से सटकर बैठ गई। दोनों में काफी छेड़छाड़ भरी बातें हुई। हालांकि शुरुआत मालती ने की थी, पर अब रघु भी काफी खुल चुका था। उन दोनों को अब एक दूसरे से प्यार होने लगा। रघु अब सुबह भी मालती को ई रिक्शा पर स्कूल छोड़ दिया करता और दोपहर को अपने साथ ले भी आता। एक दिन रघु मालती को लाल किला घुमाने ले गया।
दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर लाल किला घूमने लगे। पूरे दिन दोनों में खूब रंगीन बातें हुई। आखिर में शाम को रघु थक कर दीवाने आम के नजदीक गार्डन में मालती की गोद में सिर रखकर उसे अपने भविष्य के सपने दिखाने लगा। तभी मालती ने कहा, हमारी शादी ऐसे नहीं हो सकती रघु। क्यों? रघु ने हैरानी से पूछा। मेरे घर वालों और तुम्हारे मामा की वैसे भी नहीं बनती, ऊपर से यह लव मैरिज, मालती ने अपनी दुविधा बताते हुए कहा। तो चलो भाग चलें, रघु ने बड़ी ही आसानी से मालती की ओर देखते हुए कहा। मंद मंद मुस्कुराते हुए मालती ने दुपट्टे से मुंह को ढकते हुए अपने होंठ रघु के होंठ पर रख दिए और एक खुश्क हंसी अपने होंठों पर बिखेरी। मालती की हंसी मानो कह रही हो कि वह रघु से सहमत है। अगले दिन मालती स्कूल जाने के लिए रघु के ई रिक्शा पर बैठी तो उसके स्कूल बैग में किताबों की जगह कुछ कपड़े और जरूरी दस्तावेज थे। दोनों ने भागकर कोर्ट मैरिज की और एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। कुछ दिन तो दोनों के परिवार वालों ने उनकी तलाश की, फिर हार कर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आए। मालती का पिता शर्मिंदा तो हुआ, पर उसके सिर से मालती की शादी का बहुत बड़ा बोझ कम हो गया था। मालती और रघु अपनी शादीशुदा जिंदगी से काफी खुश थे। देखते ही देखते मालती एक बच्ची की मां भी बन गई। एक दिन रघु दोपहर को लंच करने के लिए अपने कमरे में आया। उसने मालती को बताया, कुछ दिनों में मेरा एक दोस्त उमेश गांव से आ जाएगा, तो उसे मैं अपना यह ई रिक्शा किराए पर देकर खुद नई ले लूंगा और ऐसे ही अपना धंधा बड़ा करता चला जाऊंगा। पर बात बात पर बीड़ी पीने वाला रघु अक्सर बीड़ी के पैकेट पर दी हुई चेतावनी को नजरअंदाज कर जाता। रघु को कैंसर तो नहीं, पर टीबी की बीमारी ले डूबी। एक दिन बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ जाने के चलते रघु को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। दिनों दिन नए ई रिक्शे के लिए जमा किए हुए पैसे और रघु के दिन कम होते जा रहे थे। रघु सूखकर आधा हो चुका था। तकरीबन 3 दिन सरकारी अस्पताल में लेटे रहने के बाद चौथे दिन रघु को नींद आ ही गई। वह मर चुका था। रघु की निशानी के तौर पर सिर्फ एक ई रिक्शा और उसकी बेटी ही मालती के पास रह गई थी। मालती गहरे गम के आगोश में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। कमाई का भी कोई साधन न था। मालती को अपनी और बेटी की चिंता खाए जा रही थी। मालती के मन में अक्सर यह ख्याल उठते, अब गुजर बसर कैसे होगी? बेटी का भविष्य क्या होगा? अकेली बेवा औरत का इस समाज में क्या होगा? ऐसे में एक दिन रघु का एक दोस्त हसन रघु के घर आया। हसन की रघु से अभी कुछ ही दिन पहले दोस्ती हुई थी। मालती ने उसे चाय नाश्ता करवाया। कुछ देर वह रघु की मौत पर मौन साधे बैठा रहा, फिर असली मुद्दे पर आ गया। उसने मालती को दिलासा दिलाते हुए कहा, भाभी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं चलाऊंगा रघु भाई का यह ई रिक्शा और आपको रोज पूरे 300 रुपए किराया भी दूंगा। मालती को भी आज नहीं तो कल यह करना ही था, इसलिए उसने भी इस सौदे पर हामी भरते हुए सिर हिला दिया। हसन अपने वादे मुताबिक रोज समय से मालती के घर उसका किराया देने आ जाया करता था। मालती की जिंदगी भी बस कट ही रही थी। एक दिन हसन शराब के नशे में चूर होकर मालती को किराया देने आया। चूल्हे की आग के सामने रोटी सेंकती मालती के माथे का पसीना उसके चेहरे और गालों से होता हुआ सीधा उसके उभारों पर जाकर ठहर रहा था। यह देखकर हसन मदहोश हो गया। वह विधवा मालती को बिन मांगे ही पति का सुख देने को उतावला हो गया। मालती ने हसन को बैठने को कहा तो वह मौका पसंद बिस्तर पर ही पसर गया। मालती जानती थी कि इस समय वह नशे में है, इसलिए मालती अपनी बेटी के साथ वहीं नीचे बिस्तर बिछाकर सो गई। तकरीबन आधी रात को हसन मौका देखकर मालती के साथ जा लेटा और अभी हसन ने उसे छूना शुरू ही किया था कि अचानक मालती की नींद टूट गई। अपने साथ गलत काम होते देख मालती की आंखें फटी की फटी रह गईं। मालती ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। उस रात के मंजर के बाद हसन भी अब मालती से नजरें चुराने लगा।
कई कई दिनों तक किराया न देता और कभी देता भी तो 100 या 200। मालती के पूछने पर हसन कह देता, अरे रिक्शा है, कभी टायर भी पंचर हो सकता है, कभी ब्रेक भी फेल हो सकते हैं, कभी मोटर भी खराब हो सकती है, भला है तो एक मशीन ही। मालती ने कहा, इतना कुछ पहले तो नहीं होता था, वह भी रोज रोज। कुछ दिनों से ही सारी खराबियां होने लगी हैं क्या? मालती के लहजे में ताना था। अगर 300 रुपए किराया चाहिए तो रिक्शे की सारी मरम्मत खुद ही करवानी पड़ेगी। कभी रिक्शा खराब हुआ तो तुम ही बनवा कर दोगी, और अगर ऐसा नहीं कर सकती तो आगे से बिन बात मुंह भी मत चलाना, नहीं तो ढूंढती रहना दूसरा ड्राइवर। हसन को पता था कि मालती को दूसरा ड्राइवर मिलना मुश्किल था और यह बात भी जानता था कि उसने तो उसे छोड़ दिया, पर कोई और मालती जैसी जवान विधवा को नोचे बिना नहीं छोड़ेगा। मालती ने बिना सोचे समझे हसन से कह दिया, हाँ छोड़ जाना, रिक्शा मेरे पास में, बनवा लूंगी, खुद देखती हूँ कि कितने पैसे लगते हैं पंचर बनवाने में। हसन अब नीचता पर उतर आया था। उसने अगले ही दिन रिक्शा के पिछले दोनों टायरों को कील से जानबूझकर पंचर करके चुपचाप मालती के घर के बाहर लगा दी और अंदर जाकर मालती से कहने लगा, यह लो किराया पूरे 300 हैं। हाँ, और आज घर आते वक्त पिछले दोनों टायर पंचर हो गए, रिक्शा बाहर खड़ा है, बनवा देना, मैं कल सुबह आकर ले जाता हूँ। मालती समझ चुकी थी कि हसन अपनी उस दिन की सारी भड़ास निकाल रहा है। तभी मालती को याद आया कि शुरुआत में जब वह इस रिक्शे पर रघु के साथ बैठा करती थी तो उसने रघु को अच्छी तरह से रिक्शा चलाते हुए देखा था। मालती ने खुद को तसल्ली देते हुए कहा, रिक्शा चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और वह भी ई रिक्शा। कल हसन भी देखेगा कि आखिर यह मालती भी एक रिक्शे वाले की ही बीवी है। मालती ने एक्सीलेटर ऐंठा और रिक्शा आगे बढ़ा। मालती को पहले से ही मालूम था कि ई रिक्शे में सिर्फ एक्सीलेटर और ब्रेक ही होते हैं। ई रिक्शा चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जिस काम के लिए हसन उसका पूरा किराया मार लिया करता था, मालती ने वही काम सिर्फ 50 रुपए में निपटा दिया। अपना ई रिक्शा खुद चलाकर मालती काफी आत्मनिर्भर महसूस करने लगी। उनने अब ठान लिया कि वह किसी का एहसान नहीं लेगी, किसी के भरोसे नहीं रहेगी। वह अब खुद मेहनत मजदूरी करके ई रिक्शा चलाएगी और अपनी बेटी को खूब पढ़ाएगी। अगले दिन सुबह हसन अपने एक आदमी होने के घमंड में मालती के यहाँ चला आ रहा था। वह यह सोचकर काफी खुश हो रहा था कि मालती को अब उसके सामने झुकना पड़ेगा, पर मालती ने हसन के आते ही उसका हिसाब किताब कर उसे चलता कर दिया। अब मालती ये रिक्शा खुद ही चलाने लगी। अपनी 5 साल की बच्ची को भरोसेमंद पड़ोसन के यहाँ छोड़कर मालती खूब मेहनत करती। मालती को शुरुआत में दिक्कतों का सामना तो करना पड़ा, पर धीरे धीरे मालती सभी रास्तों से वाकिफ हो गई। मालती बाकी सभी रिक्शे वालों से ज्यादा कमाने लगी। मालती में कोई खास बात तो नहीं, पर फिर भी उसका रिक्शा हर वक्त सवारियों से लबालब भरा रहता, पर शायद इसकी वजह मालती जानती थी। मालती को पता था कि कुछ लोग तो सिर्फ उसके साथ वाली सीट पर बैठने के लिए या उससे बतियाने के लिए और कुछ तो मौके की तलाश में उसके रिक्शे में बैठते थे। पर अब मालती को इनसे कोई खतरा न था, क्योंकि वो ऐसे लोगों से निपटना खूब अच्छी तरह से सीख चुकी थी। मालती की आमदनी अब हजारों में होने लगी। वजह कुछ भी हो, पर मालती का ई रिक्शा एक पल के लिए भी खाली न रहता था। ऐसे ही एक दिन मालती के ई रिक्शा पर एक आदमी बैठा। वो आदमी न जाने क्यों मालती के ई रिक्शा को अजीब ढंग से घूरे जा रहा था। फिर उसने मालती से पूछ ही लिया, यह ई रिक्शा तुम्हारा है? हाँ, क्यों? मालती ने उससे पूछा। कुछ नहीं, यह ई रिक्शा जाना पहचाना सा लगा तो पूछ लिया। मालती को शक हुआ कि शायद यह रघु को जानता है, इसलिए मालती ने शक दूर करते हुए पूछ ही लिया, क्यों, आपने कहीं किसी और के पास भी यह ई रिक्शा देखा है क्या? नहीं, मेरे दोस्त रघु के पास भी ऐसा ही रिक्शा था।
मैं कई बार बैठ चुका हूँ उसके ई रिक्शे पर, उस आदमी ने कहा। मालती को याद आया कि कहीं यह वही तो नहीं जिसके बारे में उस दिन रघु ने मुझसे जिक्र किया था। मालती ने उससे उसका नाम पूछा। उमेश नाम है मेरा। क्यों? मैं रघु की विधवा हूँ। मालती की इस बात पर उमेश सन रह गया। एक पल को तो उसे लगा कि कहीं यह मजाक तो नहीं, पर फिर सोचा कि किसी की बीवी इतना भद्दा मजाक नहीं कर सकती। मालती उमेश को अपने घर लेकर गई। चूंकि वह रघु का दोस्त था, इसीलिए मालती से जो बन पड़ा उससे उसकी मेहमान नवाजी की। उमेश ने बताया, रघु भैया तो मुझे अपना रिक्शा किराए पर देने वाले थे, पर शायद अब मुझे कोई और काम तलाशना पड़ेगा। उमेश निराश होकर बोला। उमेश की इस बात पर मालती के मन में खिचड़ी पकी। उसने रघु का सपना खुद पूरा करने की ठान ली। उसने उमेश को अपने रिक्शे की चाबी पकड़ाई और इस बार पूरे 400 रुपए दिन के हिसाब से ई रिक्शा किराए पर दे दिया। मालती ने वैसे भी इतने दिन ई रिक्शा चलाकर ठीक ठाक पैसे जोड़ लिए थे। वह कुछ दिनों में ही एक और रिक्शे की मालकिन बन गई। मालती तरक्की पसंद लोगों में से थी। शायद इसी वजह से महज 5 सालों में ही मालती पूरे 10 ई रिक्शे की अकेली मालकिन बन चुकी थी। अब मालती की महीने की कमाई लाखों रुपए तक पहुंच गई थी। जिन माँ बाप ने उनकी तीसरी औलाद भी लड़की होने पर अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं, जिस मालती के भाग जाने पर उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा था, आज वही माता पिता मालती के साथ एक 3 BHK फ्लैट में ऐशो आराम की जिंदगी काट रहे थे। मालती की बेटी का दाखिला भी अब शहर के एक मशहूर लॉ कॉलेज में हो चुका था।